कबूतरी ने 5 अंडे दिए थे। वो बहुत खुश थी। कबूतरी के पड़ोस में चिड़िया और कौवे भी रहते थे। चिड़िया लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी बहन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके यहाँ तो 5-5 अंडे आए हैं। हाँ चिड़िया, खुशी के साथ साथ गम भी है। अगर मेरे कबूतर जी मेरे पास होते तो मैं इन अंडों की रक्षा कर सकती। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगी? लूसी बहन, आप चिंता न करें, मैं आपके साथ हूँ। जब भी आपको मेरी जरूरत हो आप मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। दूसरी ओर कौवों को भी ये बात पता चल जाती है कि लूसी कबूतरी ने 5 अंडे दिए हैं। कालू, सुना है लूसी ने 5 अंडे दिए हैं। कालू जी, कितना अच्छा होता अगर वो चील उस कबूतर के साथ साथ इस लूसी को भी खा लेती। गौरी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? भला लूसी के बच्चे हमारा क्या नुकसान करेंगे? कालू जी, वो मोटी लूसी क्या थी, अब उसके 5-5 अंडे भी आ गए। जब लूसी के बच्चे निकल आए हम तो भूखे मरेंगे। जंगल का सारा भोजन तो यही खा जाएंगे, हम क्या खाएंगे भला? हाँ गौरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं अभी जाकर करता हूँ बात। कालू कौवा लूसी कबूतरी के घर जाता है। कालू भैया, ये देखें मेरे प्यारे प्यारे 5 अंडे। लूसी, मैं तुम्हें पहले समझा रहा हूँ, ये जंगल के सारे फलों के पेड़ हमारे हैं। यहाँ से तुम अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दोगी। कालू भैया, ये पेड़ पौधे सबके साझे हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ लूसी, आज तक ये सब का साझा था, लेकिन अब से ये सब हमारा है, क्योंकि किसी भी पक्षी के 5-5 अंडे नहीं हुए। इसीलिए खबरदार, बच्चों के होते ही तुमने यहाँ से भोजन लिया तो अगर मैंने तुझे देख लिया तो मैं बहुत मारूंगा तुझे और तेरे बच्चों को भी। ऐसे धमकाकर कालू कौवा घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लूसी कबूतरी के अंडों से बच्चे भी निकल आते हैं। अगले दिन लूसी कबूतरी अपने बच्चों से बोलती है, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम सबका भोजन लेने दूसरे जंगल जा रही हूँ। हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। तुम सब रोना मत और घोंसले से बाहर नहीं जाना। अगर मैं चिड़िया बहन से मदद मांगूंगी तो आखिर कब तक? मुझे अपने बच्चों के लिए खुद ही कुछ करना होगा। लूसी कबूतरी ऐसा सोचती है और वो अगले दिन से ही भोजन लेने चली जाती है। कालू जी, कबूतरी के बच्चे घर में अकेले बैठे हैं। लगता है कबूतरी भोजन लेने दूसरे जंगल गई हुई है। जाती कैसे नहीं, मेरे डंडे से डर जो लगता है सबको। हाँ हाँ, बस बस, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया तुमने। मजा तो तब आता जब वो कबूतरी अपने बच्चों को साथ लेकर दूसरे जंगल ही चली जाती। बच्चों को इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है। बच्चे भूखे थे, उन्हें तो उड़ना भी नहीं आता था। भैया, बाहर पेड़ पर कितने फल लगे हुए हैं, हम यहीं से खा लेते। मम्मा को इतनी दूर जाने की भला क्या जरूरत थी? गुड़िया, मम्मा ने कहा है कि अगर वो यहाँ से भोजन लेंगी तो वो कौवे हमें मारेंगे। ऐसे बच्चे बहुत उदास थे, पर मम्मा कबूतरी क्या करती? उसे कौवों से बहुत डर लगता था। वो भोजन लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में एक शिकारी चील उसे देख लेती है। अरे वाह वाह, कबूतरी, आज तो मुझे कबूतरी का मांस खाने को मिलेगा। ऐसा कहते हुए वो जालिम चील कबूतरी पर हमला करती है और उसे मारकर खा जाती है। बच्चे घर पर अकेले थे और रो रहे थे। रानो चिड़िया बच्चों की आवाज सुनकर वहाँ आती है। अरे बच्चों, क्या हुआ? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और आपकी मम्मा कहाँ है? आंटी, हमारी मम्मा हमारे लिए सुबह से भोजन लेने गई हुई है, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। अरे बच्चों, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लूसी ने कुछ नहीं बताया। वो अकेले भोजन क्यों लेने चली गई? अब तो रात हो गई है, जरूर वो किसी मुसीबत में होगी। थोड़ी देर बाद मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन, मैं दूसरे जंगल से लौट रहा था, तभी मैंने देखा कि जालिम चील ने लूसी कबूतरी को मारकर खा लिया है। मिठू भैया, ये आप क्या कह रहे हो? इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? ये कैसे अपनी माँ के बिना रहेंगे? फिर रानो चिड़िया कबूतरी के बच्चों को लेकर अपने घर में चली जाती है। कालू जी, जरा उठो और जाकर देखो, चिड़िया के घर से बच्चों की आवाजें आ रही हैं। कहीं चिड़िया ने भी तो बच्चे नहीं दे दिए? हाँ गौरी, आवाज तो चिड़िया के घर से ही आ रही है, मैं जाकर देखता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है।
अरे ये क्या चिड़िया, ये कबूतरी के बच्चे तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? कालू भैया, लूसी को चील ने खा लिया है। ये बच्चे बेचारे अनाथ हो गए हैं, इसलिए आज से मैं ही इनकी माँ बनकर इन्हें पालूंगी। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हें इन बच्चों को पालना है तो यहाँ से जाना होगा। क्यों कालू, ये पेड़ मेरा है और ये घर भी मेरा है, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। चिड़िया, तुमने एक बार सुना नहीं, मेरे मामा जी आ रहे हैं और वो इसी पेड़ पर अपना घर बनाना चाहते हैं। वो सुबह ही आने वाले हैं। तुम जल्दी से इन बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे निकालना अच्छे तरह से आता है। कव्वे, मैं तुमसे नहीं डरती, मैं नहीं जाऊंगी। मैं भला इतनी जल्दी इन छोटे बच्चों के लिए घर नहीं बना सकती। क्या कहा? मेरी बात नहीं मानेगी? लगता है तो जानती नहीं मुझे। ये कहते हुए कालू कौवा डंडा उठाता है और कबूतरी के बच्चों को मारने लगता है। कालू, बस करो, मेरे बच्चों को और न मारो। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। हो, अब आई अकल ठिकाने, या और लगाऊं डंडे की मार। चल भाग यहाँ से। फिर रानू चिड़िया कबूतरी के बच्चों को साथ लेकर दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा हंसता हुआ अपनी पत्नी से बोलता है, गोरी, भगा दिया मैंने चिड़िया और कबूतरी के बच्चों को भगा दिया, और लूसी को भी एक चील ने खा लिया। अब कोई भी नहीं रहेगा हमारे पड़ोस में। अरे वाह वाह मेरे सुंदर पति जी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब हम पास वाले घरों में किराएदार रखेंगे और वो हमें दाना देंगे। रात अंधेरी थी। चिड़िया खुले आसमान में अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर खड़ी हुई थी। ऐ ऊपर वाले, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अब आप ही मेरी कोई मदद करें, कोई रास्ता दिखाएं मुझे। रानू चिड़िया ऐसे रो रही थी। तभी वहाँ पर एक जादुई परी आती है। वो चिड़िया के लिए सबसे पहले एक सुंदर सा घर बनाती है। छोटी चिड़िया, ये जादुई घर है, जहाँ पर तुम्हें भोजन की भी कोई कमी नहीं होगी। मैं इन छोटे बच्चों के लिए आई हूँ। आज से तुम इन छोटे बच्चों को साथ लेकर इसी घर में रहना। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर परी वहाँ से आसमान में चली जाती है और चिड़िया कबूतरी के बच्चों को साथ लेकर घर में चली जाती है। कालू, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, 1-2 दिन रह कर ही आऊंगी। गोरी, कभी घर में भी बैठ जाया करो, हर समय घूमती फिरती रहती हो, या फिर पक्षियों में फसाद ही डालती रहती हो। कालू, तुम अपना मुंह बांध ही रखा करो, तुम्हें बस मौका चाहिए मेरे पीछे पड़ने का। अगर मैं फिरती हूँ तो अच्छा ही करती हूँ, तुम्हारी तरह हर समय घोंसले में नहीं पड़ी रहती। मैं जा रही हूँ। फिर गौरी का भी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है। गौरी बेटा, तुम फिर से आ गई, कुछ समय अपने घर को भी दे दिया करो। माँ, तुम भी कालू जैसी बातें शुरू कर देती हो, मेरा दिल उदास हो जाता है तुमसे मिलने को। अच्छा माँ, मुझे और जग्गू को कुछ खाने के लिए दे दो। गौरी, तुम्हारे भाई की शादी के बाद मैं अपना दाना बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाती हूँ। अब मैं तुम दोनों को कहाँ से ला कर दूँ दाना? अच्छा बेटी, अगर तू आ ही गई है तो मैं देख कर आती हूँ दाना। गौरी कभी अपनी माँ से मिलने काम और जंगल के पक्षियों के हालात जानने के लिए आती थी। गौरी कभी जाते जाते पक्षियों में फसाद डालकर जाती थी। जग्गू बेटा, जाओ बाहर खेलने, ये पूरा जंगल हमारा ही है। अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो मुझे बताना, देखना मैं उसके पंख तोड़ दूंगी। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, सामने किसी के घोंसले में अंडा दिखाई दे रहा है। मुझे तो भूख भी बहुत लगी हुई है, मैं ये अंडा खा लेता हूँ। ये कहते हुए जग्गू कौवा घोंसले के पास जाता है और जैसे ही वो अंडा खाने लगता है तो वहाँ हरियाली तोती आ जाती है। जग्गू के बच्चे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी शैतानी से बाज नहीं आओगे। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती जग्गू कौवे के 2-3 चोंच मारती है और उसे वहाँ से भगा देती है। मम्मा, मम्मा, अरे क्या हुआ मेरे जग्गू बेटे को? ये तुम्हें किसने मारा? फिर जग्गू कौवा अपनी माँ को सारी बात बताता है। इस मोटी चोंच वाली हरियाली तोती की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मारे, देखना अब मैं इसे कैसा मजा चखाती हूँ। अरे बेटी, तुम अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? ये किसी दिन तुम्हें भी मुश्किल में डाल सकता है। अच्छा माँ, मैं इसे समझा दूंगी। गौरी कभी ऐसे ही अपनी माँ से कह देती है, मगर अंदर तो गौरी कभी के आग लगी हुई थी।
जिस तरह इसने मेरे बेटे को मारा है, मैं भी बदला इसके अंडे से ही लूंगी। फिर गौरी का भी हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली बहन, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे जग्गू ने बताया था कि उसने आपके अंडे के साथ शरारत की है। हरियाली बहन, मैंने जग्गू को खूब डांटा है। जग्गू अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा। ये कहकर गौरी का भी वहाँ से चली जाती है और हरियाली तोती भी हैरान हो जाती है कि अचानक से गौरी में ये तब्दीली कहाँ से आई। थोड़ी देर बाद हरियाली तोती अपने लिए दाना लेने चली जाती है और गौरी कवि, जो हरियाली तोती के जाने का इंतजार कर रही थी, वो घोंसले में जाती है। गौरी कवि अंडा उठाकर वहाँ से ले जाती है। वो अंडे को जाकर जंगल में फेंक देती है, मगर अंडा नीचे पड़ी सूखी घास पर गिरता है, टूटने से बच जाता है। दूसरी ओर जब हरियाली तोती अपने घोंसले में आती है तो अंडा ना देखकर रोने लगती है। अरे, मेरा अंडा कहाँ चला गया? लगता है कोई पक्षी मेरा अंडा चुरा कर ले गया है। हरियाली तोती के रोने की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी वहाँ आते हैं। क्या हुआ हरियाली बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर हरियाली तोती सारी बात बताती है। हमारे जंगल में पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर जंगल के सभी पक्षी हरियाली तोती को हौसला देते हैं। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, कालू हमारा इंतजार कर रहा होगा। गौरी की माँ भी बहुत हैरान थी कि गौरी इतनी जल्दी क्यों जा रही है। फिर गौरी कवि और जग्गू कौवा वापस चले जाते हैं। कबूतर भैया, सूखा घास कहाँ से मिलेगा? मुझे अपने घोंसले की मरम्मत करनी है। चिड़िया, जहाँ गौरी कवि की माँ का जंगल शुरू होता है, तुम्हें वहाँ सूखा घास मिल जाएगा। ठीक है कबूतर भैया, मैं वो घास ले आती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो सूखा घास उठाने लगती है तो उसे वहाँ अंडा दिखाई देता है। ये अंडा यहाँ कैसे आया होगा? रानू चिड़िया वो अंडा उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। पता नहीं ये किस पक्षी का अंडा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये अंडा हमारे जंगल के पक्षियों का है या पास के जंगल के पक्षियों का। हाँ, मुझे इंतजार करना होगा जब तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं आता, फिर ही मुझे पता चलेगा कि ये अंडा किसका है। 2 दिन गुजर जाते हैं, अंडा टूट जाता है, अंडे में से तोती का बच्चा बाहर आता है। तभी गौरी कवि रानू चिड़िया के घर जाती है। गौरी कवि तोती के बच्चे को देखकर हैरान थी। चिड़िया, ये तोते का बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया? हाँ गौरी बहन, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। ये किसी ने अपना अंडा क्यों फेंका होगा? रानू चिड़िया गौरी कवि को सारी बात बताती है। गौरी कवि बहुत हैरान थी कि कैसे ये अंडा टूटने से बच गया। चिड़िया, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो इस अंडे की रक्षा की। गौरी बहन, मुझे तो इस बात की चिंता है कि किसी ने कोई शरारत ना की हो। अगर ऐसा है तो इस अंडे की माँ तो तड़प रही होगी। चिड़िया, भला ऐसी शरारत कौन करेगा? तुम नहीं जानती आजकल की माँओं को आजाद रहना चाहती हैं। गौरी, कोई माँ भी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि ये जरूर किसी की शरारत है। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। अब गौरी कवि के दिमाग में कोई नई शैतानी आ रही थी। अगर ये छोटा मिठू बच ही गया है तो क्यों ना नया खेल खेलूं। मुझे तो ये रानू चिड़िया भी जरा नहीं अच्छी लगती। इससे भी बहुत से हिसाब बराबर करने हैं। गौरी कवि कुछ सोचती है और कालू कवि के पास जाती है। पति जी, मैंने आज अपनी माँ से मिलने जाना है। गौरी, तुम 3 दिन पहले ही तो गई थी। तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी है, उस पर इतना बोझ ना डाला करो। कालू, मैंने तुम्हें बताया है, तुमसे पूछा नहीं। और हाँ, चक्कू का ध्यान रखना, मैं अकेली ही जा रही हूँ। फिर गौरी कवि जल्दी में वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि हरियाली तोती के पास जाती है। तोती बहन, मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। क्या गौरी, कौन सी बात? तोती बहन, क्या तुम्हें तुम्हारे अंडे के बारे में पता चला कि उसे कौन चुरा कर ले गया है? नहीं गौरी बहन, भला ऐसी बातों का भी पता चलता है? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे अंडे का मुझे पता है और उसमें से बच्चा भी निकल आया है। गौरी, क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रही? कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे जल्दी से मेरे बच्चे के पास ले चलो। फिर गौरी कवि मम्मा तोती को अपने साथ ले जाती है और वहाँ जाकर सभी पक्षियों को इकट्ठा कर कर रानू चिड़िया के घर जाती है। आप सब यहाँ क्यों आए हो? वैसे अच्छा ही हुआ, मैंने भी आप सबको आज इकट्ठा करना था। मैंने कुछ बताना था आप सबको। चिड़िया, तुमने मेरा अंडा क्यों चुराया? शक्ल से तुम बहुत मासूम लग रही हो, लेकिन तुम्हें मेरी ममता पर जरा भी दया न आई।
तोती बहन, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कोई अंडा नहीं चुराया। मुझे तो ये अंडा सूखी घास पर से मिला है। चिड़िया, अगर तुम्हें अंडा मिला था तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। कबूतर भैया, मैं ये पहले देखना चाहती थी कि ये अंडा किस पक्षी का है, और आज ही मैंने आप सब पक्षियों को बताना था ताकि हम सब मिलकर इसकी माँ को ढूंढ सकें। चिड़िया, अब ज्यादा चालाकी ना दिखाओ। मुझे तो लगता है तुमसे अब जंगल के पक्षियों के अंडे भी सुरक्षित नहीं हैं। तभी जग्गू कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, ये मेरा अंडा है, मुझे वापस कर दो। मम्मा, आपने तो हरियाली आंटी का अंडा तोड़ दिया था, फिर ये बच कैसे गया? फिर सभी पक्षी गोरी कवि को देखने लगते हैं और गोरी कवि को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। गोरी कवि अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ऐसे रानू चिड़िया की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और वो हरियाली तोती का बच्चा उसे दे देती है और मामा तोती अपने बच्चे को खुशी खुशी अपने जंगल ले जाती है। मैं और कालू जी कितना संघर्ष कर रहे हैं, मगर अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला। कालू जी भी अब मुझसे नफरत करने लगे हैं। न जाने मुझे कब संतान होगी। इस जंगल में सभी पक्षियों की अपनी अपनी संतान है, बस मैं ही एक बदनसीब हूँ जिसे कई सालों से संतान का सुख नहीं मिला। गोरी कवि अपने दुखों को याद कर कर रोई जा रही थी। तभी गोरी कवि को झाड़ियों के पास एक छोटा चील का बच्चा जख्मी दिखाई देता है। गोरी कवि तुरंत वहाँ जाती है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंख, मेरा पंख। अरे, ये तो चील का बच्चा है, मगर इसके पंख पर बहुत चोट लगी हुई है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे ये चोट कैसे लग गई? आंटी, मैं अपने घर जा रहा था, मगर रात को रास्ता भूल गया और एक पेड़ से टकराकर मैं इन झाड़ियों में फंस गया और मेरे पंख पर चोट लग गई। अब मैं उड़ नहीं पा रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गोरी कवि चील के बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है। अरे, आ गई मनहूस कहीं की। ये क्या, ये चील के बच्चे को क्यों साथ लाई है? कालू जी, ये बच्चा बहुत जख्मी था, उड़ नहीं पा रहा था, बस इसीलिए मैं इसे अपने घर ले आई। बेटा, मैं तुम्हारे पंखों पर पट्टी लगा देती हूँ। फिर गोरी कवि छोटे बच्चे को पट्टी कर देती है। खुद की संतान तो पैदा नहीं कर सकती और दूसरों की संतान की रक्षा कर रही है, मनहूस कहीं की। पता नहीं कहां से मेरे जीवन में आ गई। रोज की तरह गोरी कवि को खरी खोटी सुनाकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी कवि एक माँ की तरह उस घायल बच्चे की रक्षा करती है और कालू कौवा एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी कालू कवि के पास मिठू तोता आता है। क्या हुआ कालू, बड़े उदास लग रहे हो? क्या गोरी छोड़कर तो नहीं भाग गई? क्या बताऊं मिठू, मेरी और गोरी की शादी को 10 साल हो गए हैं, मगर न जाने कब हमें संतान होगी और कब मैं पिता बनूंगा। कालू कवि, एक काम करो कि तुम गोरी कवि को छोड़ दो और किसी कवि से शादी कर लो। मुझे तो लगता है गोरी कवि बांझ है और वो कभी भी संतान पैदा नहीं कर सकती। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। बात तो ठीक करके गया है मिठू, लगता है गोरी सच में बांझ है। अब तो गोरी कवि को अपने घर और अपनी जिंदगी से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंकना होगा। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मैं उड़ते उड़ते इस जंगल में खो गया था और रात के अंधेरे में मैं बहुत डर गया था, इसलिए न जाने कब मैं उन झाड़ियों में फंस गया। बेटा, तुम्हें ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी माँ पर क्या गुजरती। बेटे, तुम यहीं रहो, जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ आऊंगी। फिर गोरी कवि 3 दिन तक चील के बच्चे की सेवा करती रही। एक दिन गोरी कवि चील के बच्चे को पहाड़ों पर छोड़कर वापस चली आती है। जैसे ही वो अपने घर आती है तो दरवाजे पर कालू कौवा खड़ा था। अरे मनहूस कहीं की, कहाँ चली आ रही है? रुक वहीं पर, अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रहने दूंगा, बांझ कहीं की। ना तो मुझे खुशियाँ दे रही है और ना सुकून से जीने दे रही है। चल निकल, निकल यहाँ से, और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे घर में मत आना। नहीं कालू जी, मुझे अपने जीवन से मत निकालिए, मैं आपके सामने पंख जोड़ती हूँ। गोरी कवि मिन्नतें करती रही, मगर कालू कौवे ने गोरी कवि की एक ना सुनी और उसे वहाँ से निकाल दिया।
गौरी कभी रोते रोते उस जंगल को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे कालू ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। तभी वहाँ रानू चिड़िया आती है। क्या हुआ कवि बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर गौरी कवि रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। गौरी बहन, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपको सारी खुशियाँ मिल जाएं और आपके पति आपके साथ खुशी खुशी जीवन गुजारें। उस जंगल के सभी पक्षी अब गौरी कवि के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन गौरी कवि बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होता है। गौरी बहन, क्या हुआ? पता नहीं चिड़िया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया, लगता है गौरी कवि खुशखबरी देने वाली है। क्या लूसी बहन, गौरी कवि माँ बनने वाली है? हाँ चिड़िया, जब मैं अंडा देने वाली थी तो मेरे पेट में भी ऐसे ही दर्द था। क्या सच में मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ गौरी बहन, आप सच में माँ बनने वाली हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। मुझे ये खुशखबरी अपने कालू जी को बतानी होगी। ये सुनकर मेरे कालू जी खुशी से झूमने लगेंगे। गौरी कवि खुशी खुशी अपने जंगल की ओर जाने लगती है। वहाँ से जंगल बहुत दूर था। आधा रास्ता तय करने के बाद गौरी कवि थक जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तभी वहाँ एक जालिम चील आ जाती है। अरे वाह, ये काली कवि तो बहुत मोटी है। आज तो इसे खाकर मजा ही आ जाएगा। अरे बाप रे, ये जालिम चील कहाँ से आ गई? अरे कवि, आज तेरा अंतिम समय आ गया है। 4 दिन से मैं भूखी हूँ, कोई शिकार नहीं मिला था, मगर आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। चील जी, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं कवि, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चील जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और ये माँ बनने का सुख मुझे 10 सालों के बाद मिला है। ये खुशखबरी मैं अपने पति को देने जा रही थी। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दें। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तू मेरा आज शिकार बनेगी। ठीक है चील जी, शायद मेरे भाग्य में आज मरना ही लिखा है, लेकिन मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। बता, क्या इच्छा है तेरी? मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। यही पास में मेरा घर है, चल मैं तुझे चलकर वहाँ पानी पिलाती हूँ और फिर तुझे खा जाऊंगी। लगा, मगर कालू को ये नहीं पता था कि मीनू मौसी और हरियाली तोती उस पर नजर रख रही हैं। मीनू मौसी तुरंत हरियाली तोती से बोली, जाओ हरियाली, जल्दी से जाकर महारानी चील को बुला कर लाओ। मगर मीनू मौसी, क्या महारानी मेरी बात सुनेगी?